नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रतिस्थापन विधि का आखिरी सवाल बचा था और इसके बाद हम विलोपन विधि स्टार्ट कर देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.2 का आखिरी सवाल है, तो वो उससे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर दिया है जैकब है और उसका पुत्र है और उन दोनों की आयु के बारे में चर्चा हो रही है कि क्या लिखा है कि 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट आयु, जो वर्तमान आयु है उससे 5 वर्ष बाद। वर्तमान आयु मतलब जैसे अगर 10 वर्ष आज की आयु है किसी व्यक्ति की, तो 5 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष होगी। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले तो हम अगर इस प्रश्न में जो कुछ दिया उसके बारे में कुछ समीकरण बनाने के लिए हमको इनकी वर्तमान आयु मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु अगर हमको पता चल जाएगी तो फिर हम जो प्रश्न में दिया उसके आधार पर हम समीकरण बना लेंगे। तो हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो इनकी वर्तमान आयु हम क्या मानेंगे कि माना कि जैकब और उसके पुत्र, जैकब और उसके पुत्र दोनों के बारे में चर्चा हो रही, पुत्र की वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु क्रमशः। तो क्रमशः मतलब पहले हमने जैकब का नाम लिखा है, तो जैकब की आयु पहले क्रमशः क्या है, x वर्ष व y वर्ष है। ठीक है, ये दोनों की आयु हमको पता चली। हमने क्या मान लिया कि माना कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष और y वर्ष है। अब हम प्रश्न के आधार पर चलते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि प्रश्न अनुसार, है ना, क्या लिखना, प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या रहा, 5 वर्ष बाद की चर्चा हो रही प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में हमको प्रश्न में संबंध दिया। क्या दिया, तो पहले तो हम इनकी 5 वर्ष बाद आयु निकाल लेते हैं। यदि जैकब की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु x + 5 होगी। ये तो बात आप समझ रहे होंगे। यदि जैकब के पुत्र की आयु वर्तमान आयु 22 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, y + 5 होगी। अब इन दोनों की आयु में हमें संबंध दिया है और हमको समीकरण बनाना है। और अगर समीकरण बनाना है तो दोनों को बराबर करना पड़ता है। बराबर करेंगे, लेकिन बराबर करने से पहले हम जानते हैं कि ये जैकब की आयु है और ये उसके पुत्र की आयु है, और जैकब पिता है और ये पुत्र है। तो सामान्य सी बात है कि पुत्र की आयु कम होगी, लेकिन कितनी कम होगी, हमको वो प्रश्न में दिया कि 3 गुनी कम है। तो 3 गुनी कम है तो मतलब ये पिता की आयु है, आपको पता है, और ये पुत्र की आयु है, और ये ज़्यादा है और ये कम है, और हमको बीच में बराबर का चिन्ह लगाया। इसका मतलब दोनों तरफ बराबर मान होना चाहिए। तो ये कितनी कम है, तो ये हमको दिया 5 वर्ष बाद 3 गुनी कम है। तो यहाँ अगर हम 3 का गुणा कर दें, मतलब पुत्र की आयु को 3 गुना कर दें, तो वो पिता की आयु के बराबर आ जाती है। ये 5 वर्ष बाद की बात है ना। तो इस प्रकार हमारा एक समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण को आप हल करें तो आपके पास आएगा x + 5 बराबर 3 का अंदर गुणा कर लेंगे, 3y हो जाएगा, और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो और x और y वालों को एक तरफ कर लें तो ये आपका x है और ये 3y इस तरफ आ जाएगा, है ना, और बराबर में ये 15 पहले ही से मौजूद है वहाँ पर, और ये 5 उस तरफ जाएगा तो -5। और इस प्रकार हमारा समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया। 3y = 10। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, है ना। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। समझ गए होंगे। 5 वर्ष बाद की चर्चा। 5 वर्ष बाद आपको प्रश्न में दिया कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी, है ना, मतलब पुत्र की आयु को तिगुना करेंगे जब वो पिता की आयु के बराबर आएगी। इसके बाद अगला प्रश्न में आपको दिया है पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार का मतलब ये है कि प्रश्न में और आगे बातें दी हैं, उन बातों के आधार पर हम एक और समीकरण तैयार करेंगे। तो आगे बात क्या दी वो देखते हैं। तो आगे दिया है कि 5 वर्ष बाद की, अभी तो पहले बात 5 वर्ष बाद की बात थी, अब 5 वर्ष पूर्व की बात, मतलब वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात। तो क्या लिखा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो पहले तो इनकी 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं। तो जैकब की आयु अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व की x - 5, और जैकब के पुत्र की आयु y है तो 5 वर्ष पूर्व की y - 5। अब इनमें भी हमें संबंध बताना। हम जानते हैं कि ये जैकब की आयु है, ये उसके पुत्र की आयु है, तो पुत्र की आयु कम होगी, लेकिन हमको बराबर करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको 7 गुनी दिया है, तो इसको 7 गुना कर दें। मतलब 7 गुनी 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु का 7 गुना जैकब की आयु के उसी समय जैकब की आयु के बराबर था। तो अब इसको आगे हल कर लें तो इससे भी आपका एक समीकरण बन जाएगा। ये हो जाएगा x - 5, 7 का आप अंदर गुणा करेंगे 7y, और 7 × 5 = 35। ठीक है, अब x और y वालों को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये आपका x है और माइनस का 7y हो जाएगा, बराबर में -35 आपका लिखा ही है, और ये 5 उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा समीकरण 2 भी बनकर तैयार है। x - 7y बराबर -30 बचेगा, और ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और 2 हैं। अब इन समीकरण 1 व 2 को आपको किससे हल करना है,
प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं और उसको समीकरण 2 में रखते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से हल करेंगे। अभी इसको हल समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है ना। तो इससे आप x का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि x बराबर आपका आ जाएगा 10 और ये 3y उस तरफ जाएगा प्लस का 3y। इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए नाम, ये 2 हो गया है ना, इसको ऐसे ही लिख दो। तो समीकरण 2 ये है, 3 ये। तो x प्लस 10 प्लस x बराबर 10 प्लस 3y आपका समीकरण 3 आ गया। अब इस मान को आपको रखना कहाँ, यहाँ बता देता हूँ है ना। इस मान को आपको रखना समीकरण 1 से निकाला, समीकरण 2 में रखना। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से हम इस मान को रखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपको दिख रहा है। समीकरण 2 हमने ये बनाया था x माइनस 7y, लेकिन x की जगह तो आपको 10 प्लस 3y रखना। तो x की जगह आप रख दीजिए 10 प्लस 3y, रख दिया x की जगह 10 प्लस 3y और माइनस का 7y है, तो ये माइनस का 7y हो गया। और उसके बाद है बराबर माइनस का 30। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये पूरा समीकरण y में सेट हो चुका है। इसको हल करके हम y का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें y का मान निकालने के लिए 10 30 को पहले ये लिखो 10 और ये 3y है और 4y, 3y और 7y है। तो यहाँ पर माइनस का 7 है और प्लस का 3 है, तो यहाँ पर घटाना होगा और माइनस की संख्या बड़ी, इसलिए माइनस का 4y आएगा और बराबर माइनस का 30। ठीक है, अब ये 4y को उस तरफ ले आओ और 30 को इस तरफ ले आओ, तो आपका 10 हो जाएगा और प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 30 और 4y आपका प्लस का उस तरफ हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40 बराबर 4y। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 40 के बटे में 4 आएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा 40 बटे 4 मतलब 10 वर्ष। तो यहाँ पर जो y का मान है वो 10 आ गया और 10 का मतलब y मतलब ये है जैकब के पुत्र की आयु। तो जैकब के पुत्र की आयु वर्तमान आयु हमने y मानी थी, जो कि 10 वर्ष आ गई। अब हम जैकब की आयु निकालने के लिए समीकरण 3 में x का मान हम निकाल लेंगे। तो समीकरण 3 से लिख दो यहाँ पर, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से हम x का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y, ये x बराबर 10 प्लस 3y, लेकिन y की जगह तो आप 10 रखेंगे तो ये 10 हो गया। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट मान निकल जाएगा, x बराबर 10 प्लस 30 तो ये हो गया और x बराबर आपका क्या हो गया 40 वर्ष। मतलब जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अगर हम इसको प्रश्न के आधार पर अगर इसकी जांच करें तो प्रश्न में क्या लिखा था कि 5 वर्ष बाद, मतलब आज से 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष, अभी वर्तमान में आयु जैकब की आयु 40 है और उसके पुत्र की आयु 10 है। तो 5 वर्ष बाद की बात करें तो इसकी 45 हो जाएगी और इसकी 15 हो जाएगी, तो ये इसके 3 गुना हो जाएगी, समझेगा। इसके बाद अगला दिया 5 वर्ष पूर्व, मतलब इसकी 5 वर्ष पूर्व 35 हो जाएगी आयु और इसकी 5 हो जाएगी। तो 5 और 35, 5 7 35 मतलब 7 गुनी हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अतः करके हम लिख देंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितनी है 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। इस प्रकार आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम विलोपन विधि स्टार्ट करते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि का आखिरी प्रश्न था। इसके बाद प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि को स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी इस वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए अब हम प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा वो प्रश्नावली 3.2 का जो आयु वाला प्रश्न था उसको हल किया। उसके बाद हम ये क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3। तो प्रश्नावली 3.3 में हमको विलोपन विधि के बारे में पढ़ना है। किस विधि के बारे में, विलोपन विधि, है ना। अभी तक हम 2 विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो है ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना और एक थी प्रतिस्थापन विधि। अब आ गया विलोपन विधि। तो आज विलोपन विधि को हम समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, तो विलोपन विधि में हम करते क्या है वो हम डायरेक्ट सवाल के माध्यम से ही समझेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, 2 समीकरण दिए। प्रश्न में आपको ये लिखा है कि दिए गए समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और ये भी बताना है आपको कि इनमें से कौन सी विधि अच्छी है, उपयुक्त है। तो हम मैं यहाँ पर आप ध्यान दें कि मैं इसको आपको विलोपन विधि से हल करके बता देता हूँ। देखिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जो दोनों विधियों में जो उपयुक्त विधि रहती है वो विलोपन विधि रहती है, क्योंकि इसमें थोड़ी जल्दी आंसर आ जाता है ना। तो आप ये सामान्यतः विलोपन विधि ही उपयुक्त रहती है प्रतिस्थापन विधि की तुलना में, है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि आपको प्रश्न दिया x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है। तो हम इसको विलोपन विधि से सीखते हैं। तो विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं आप यहाँ पर ध्यान दें। तो आपको पहला समीकरण क्या दिया, x
प्लस वाई बराबर 5, ये आपको पहला समीकरण दे दिया। एक्स प्लस वाई बराबर 5 आपको पहला समीकरण दिया। उसके बाद दूसरा समीकरण आपको दिया 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आपका दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 व 2 आपको दिख रहे होंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई और समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते थे तो समीकरण 1 से x का मान निकालते थे, उसको समीकरण 2 में रखते थे, जो मान निकलता था उसको समीकरण 3 में रखते थे। इस प्रकार हम x y के मान निकालते थे। लेकिन इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पर ध्यान दें कि x आपको दिख रहा होगा, x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक है 1, है ना। पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, 1 है, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है। तो जो x के गुणांक दिख रहे हैं 1 और 2, या यूं समझें कि यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 2x है, तो समीकरण 1 व 2 के जो xों की संख्या है उनको बराबर करना होता है। हमको इसमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, ठीक है। या यहाँ पर 1x है तो यहाँ पर 1x कर दो, तो यहाँ पर x की संख्या बराबर हो जाएगी। अब ये संख्या बराबर कैसे होगी वो ही आपको समझना। तो ध्यान दें कि हम यहाँ पर 2x है तो समीकरण 1 में भी हम 2x ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2x ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। तो लिख देते हैं यहाँ समीकरण 1 में 2 से करने पर, समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका 2x हो जाएगा। कैसे गुणा होता, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा होगा। जैसे यहाँ पर x है तो इसमें भी 2 का गुणा होगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर y है प्लस के बाद तो 2y हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 5 है तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 इस रूप में आ चुका है, क्योंकि समीकरण में हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो x प्लस वाई बराबर 5 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10, क्योंकि यहाँ से अगर आप फिर से 2 कॉमन लेंगे तो वो वैसे ही बन जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारा जो समीकरण 2 और जो दिख रहा है, अब हम लिखते हैं, अब समीकरण 2 को लिखते हैं। अब समीकरण 2 को हम यहाँ लिखेंगे, अब करके लिख दो। अब समीकरण 2 आपका क्या लिखा है, 2x और माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 हमारे इस तरीके से बन चुके हैं कि उनमें x के गुणांक बराबर हो चुके हैं। ये भी 2x है और ये भी 2x है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ये दिख रहा है और समीकरण 2 ये दिख रहा है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो घटाने पर क्या होगा, ये 2x हट जाएगा और केवल y बचेगा, है ना। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर ध्यान दें। घटाने का तरीका ये होता है कि हम इस वाले समीकरण में से इसको घटा रहे हैं, तो जिसको घटा रहे हैं मतलब जो नीचे लिखा होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे चिन्ह बदलते, जैसे 2x के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं रहता तो हम उसको प्लस मानते हैं, तो प्लस का चिन्ह है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का चिन्ह है तो ये आपका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का चिन्ह है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, है ना। तो घटाने पर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं घटाने पर, तो घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो चिन्ह बदले हैं वही चिन्हों के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 2x प्लस का है और माइनस 2x माइनस का है, तो ये घटेंगे तो ये तो 0 ही बचेगा, तो ये तो कट गए। अब यहाँ पर ध्यान दें कि 2y जो प्लस का है और यहाँ पर 3y भी प्लस का, तो ये दोनों 2y भी प्लस का और 3y प्लस का, तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल 5y हो जाएंगे प्लस के, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दें कि 10 प्लस का है, आपको 10 प्लस का दिख रहा है और 4 माइनस का दिख रहा है, तो 4 इसमें से घट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस घटते हैं और प्लस का ही चिन्ह आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है इसलिए 4 घटेगा 6 बचेगा। तो यहाँ से अब आपकी y की वैल्यू आ चुकी है 6/5। तो विलोपन विधि से आप इस तरीके से मान निकालते हैं ना, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं इसको, तो अब यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 से आप ध्यान दें कि y का मान हम रखेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस y की जगह तो आपको रखना है 6/5 और बराबर में आपका क्या चल रहा है 4, बराबर में आपका चल रहा है 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 6/5 को उस तरफ पहुंचा दीजिए, इस तरफ x अकेला रहेगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 एकम 1 5 5 तो ये 25 माइनस 6, तो x बराबर आपका आ जाएगा 19/5।
तो ये x का मान आ गया। तो इस प्रकार विलोपन विधि से x और y के मान निकलते हैं, यही विलोपन विधि है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे विलोपन विधि से थोड़े आसानी से मान निकल जाते हैं और थोड़े जल्दी निकल जाते हैं। तो इसलिए अब इसके बाद आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। क्या करना है? इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताई है, उससे आप स्वयं हल कर लीजिए, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। जैसे आपको दो समीकरण दिए, क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो आप इनको प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं हल कर लीजिए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपको आती होगी, क्योंकि इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में ही चर्चा की थी। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये विलोपन विधि यही है उसका पूरा प्रोसेस। इसके बाद हम कुछ और सवाल देखते हैं। तो ये देखिए दूसरा सवाल है, तो इसको भी हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान ने क्या दिया है कि 3x प्लस 4y बराबर आपको 10 दिया है और 2x माइनस 2y बराबर आपको 2 दिया है। तो समीकरण 1 व 2 को आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि x के गुणांक पर ही हम बात करते हैं। यहाँ पर y का गुणांक भी बराबर हो सकता है, लेकिन हम x के, जैसे y का x या y किसी के गुणांक को भी हम बराबर करके उनका मान निकाल सकते हैं। तो आप इसको देखो ध्यान से यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर 2x है और ये 3x है, तो इन दोनों के गुणांकों को आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए या तो इसको 3x बना लो या इसको 2x बना लो। तो यहाँ पर 2x और 3x बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ध्यान दें कि समीकरण एक में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ये क्यों किया? क्योंकि अगर समीकरण 1 में ये 3 और 2 हैं, तो करते क्या है कि ये 2 का पूरे समीकरण इसमें गुणा कर देते हैं और 3 का इसमें कर देते हैं। तो ये 2 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें समीकरण 1 में आपको 2 से गुणा करना पड़ा, तो यहाँ करना पड़ेगा आपको 2 से गुणा और इसमें करना पड़ेगा किससे? 3 से गुणा। तो आप गुणा कर दीजिए। तो 2 से आप इसमें गुणा करेंगे, 2 3 आपका क्या हो जाएगा? 6x, इसमें 2 का 4y में गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 8y, और इसमें गुणा होगा 2 का तो ये हो जाएगा 20। ये समीकरण 1 चेंज हो गया। 3 में इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6x और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 3 दूनी 6y और 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6। तो इस प्रकार आपका ये समीकरण बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जो 6x ये भी है और 6x ये भी, मतलब इनके गुणांक बराबर हो चुके हैं। अब इनको हम घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ध्यान दें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि घटाने पर आपने लिख दिया। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे 6x आपका प्लस का तो यहाँ माइनस का हो गया, ये प्लस का 6y है तो प्लस का, माइनस का 6y है तो प्लस का 6y हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब इनको इन चिन्हों के आधार पर हल करते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 6x ये और माइनस का 6x ये कट गया। यहाँ पर 6y भी प्लस का और 8y भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 और 8 आपके 14y हो जाएंगे बराबर। यहाँ पर 6 माइनस का है और 20 प्लस का, तो ये घट जाएंगे तो ये घटेगा 14 बचेगा, है ना। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे 14/14 मतलब 1 आ जाएगी। तो ये तो आपका y का मान आ गया। तो y बराबर आपका 1 आ गया। अब y बराबर 1 आप समीकरण 1 में ये मान रख दीजिए, है ना। समीकरण 1 से क्या लिखना है? समीकरण 1 से समीकरण 1 आप ध्यान दें, समीकरण 1 आपका 3x प्लस 4y बराबर, तो 3x प्लस 4y की जगह आपको रखना 1 बराबर है आपका 10। ये समीकरण 1 है। तो 3x प्लस 4 बराबर आपका 10 आ चुका है। तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस 4, तो 3x बराबर आपका 6, x बराबर आपका 2। तो इस प्रकार x और y के आप मान निकाल सकते हैं। ये या क्या है? विलोपन विधि, है ना। करना क्या है? x के गुणांकों को बराबर करना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात आपको मैं यहाँ पर बता दूं इसी सवाल में कि आपको ये दो समीकरण दिए हैं, 3x प्लस 4y बराबर क्या दिया है? 10 दिया है ना। पहला समीकरण तो ये है और आपका दिया 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया है ना। ये समीकरण 1 था और ये आपका समीकरण 2 था। यहाँ पर ध्यान दें कि हमने अभी x के गुणांक बराबर किए हैं। यहाँ पर y के गुणांक बराबर करके भी इसको हल किया जा सकता है, तो वो भी आप देख लीजिए। देखो यहाँ पर y का गुणांक 2y है और यहाँ पर 4y है। तो आपको कुछ नहीं करना, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो ये 4y हो जाएगा। तो आप पहले समीकरण 1 तो आप बेसिक में से लिख दें, 3x प्लस 4y बराबर 10 तो है। और ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2 में आप 2 का गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा
और बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब इस समीकरण को आप घटाएंगे, लेकिन इसमें घटाना नहीं करना, इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घटाते केवल हम इसलिए हैं, जोड़ घटाना हम इसलिए करते हैं कि हमको एक पद को काटना रहता है। तो यहाँ पर जोड़ने पर भी कट रहा है एक पद। कैसे कट रहा? क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, क्योंकि माइनस करते हैं चिन्ह बदला जाते हैं, लेकिन अगर जोड़ करेंगे तो इनके चिन्ह नहीं बदलाएंगे। तो ये वैसे भी ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों प्लस के तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x, और ये भी दोनों प्लस के तो ये हो जाएंगे 14। तो यहाँ से x बराबर आपका 2 आ गया आंसर, है ना। x बराबर आपका 2 आ गया। अब x बराबर 2 आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो 3 गुणित 2 प्लस 4y बराबर आपका 10 आ चुका है। तो 4y बराबर आपका क्या जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो यहाँ पर y बराबर आपका फिर से 1 आ जाएगा। तो आप इस सवाल को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो x के गुणांक की बराबर करके आप इसको हल कर सकते हैं, या y के गुणांक बराबर भी करके इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे सामने प्रश्न नंबर 3 है। इसको भी आपको अवलोकन विधि से करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी इसको ही हल करना है। तो देखो, पहले तो ये समीकरण आपको दिया 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया 9x बराबर 2y प्लस 7। तो अभी ये समीकरण जो है वो सेट नहीं है अच्छे, तो सबसे पहले हम इनको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण देखें, इसको सॉल्व भी करना है ना, ये सॉल्व स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो पहला समीकरण आप देखें कि ये 3x है और माइनस का 5y। ठीक है, 5y है ये माइनस का, और ये माइनस का 4 इस तरफ है, तो उसको उस तरफ पहुंचा दो, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो आप इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं। ठीक, अगला देखें कि अगला दिया कि आपको 9x, आपको दिया 9x, और ये 2y आप इस तरफ ले आए, तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये इस तरफ 7 ही बचेगा। तो ये आपका समीकरण 2 पूरी तरीके से तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि समीकरण 1 में 3x माइनस 5y, और समीकरण 2 में 9x माइनस 2y, मतलब एक समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 9 है। तो हम दोनों गुणांकों को बराबर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। समीकरण 1 में आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 का 9 हो जाएगा, तो दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लाइन लिख दीजिए कि समीकरण 1 में 3 से, यहाँ पर 1 में हम 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा करने पर, 3 से आप गुणा करें, तो 3 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में 3 का 9x हो जाएगा, और 3 में 5 का गुणा करेंगे, 5 15y हो जाएगा, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण के प्रत्येक पद में 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद समीकरण 2 आप वैसे ही हमेशा लिख दो, तो ये 9x और माइनस का 2y और बराबर 7। तो ये समीकरण 1 व 2, इसमें 9x और 9x 2 x के गुणांक बराबर आ चुके हैं, और इनको घटाने पर ही ये कटेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं घटाने, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अगर एक प्लस और एक माइनस का होता तो हम जोड़ देते। यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर इनके चिन्ह बदलाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। 9x से 9x कट जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2y आपको दिख रहा है और माइनस का 15 है, तो प्लस का 2y और माइनस का 15 घटाना होगा, माइनस का 13y बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 13y। अब आपके पास बराबर में क्या है, माइनस का 7 है और प्लस का 12 है, 7 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना। क्या बचेगा, 5। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 5/13। तो ये आपकी y की वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस इसके बटे में जाएगा। अब इस y के मान को आपको रखना पड़ेगा कहाँ, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से, क्या लिखना, समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 3x माइनस 5y, है ना। 3x माइनस 5y, लेकिन y की जगह तो आपको लिखना माइनस का 5/13। समीकरण ये है, गुणा करने के बाद नहीं रखना मान, जो पहले एक्चुअल में जो समीकरण दिया उसमें ही मान रखना, और बराबर आपका क्या आ गया, 4 आ चुका है। ठीक, अब इसको हल करो। तो हल करेंगे तो ध्यान दो आप यहाँ पर, तो ये तो हो गया आपका 3x, और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 5 में 5 का गुणा होगा 25/13 बराबर 4 उस तरफ जाए, 3x इस तरफ बचेगा, और 25/13 को हम उस तरफ पहुँचा देते हैं। 4 माइनस 25/13, और 4 के बटे में आप 1 कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखें, इनका एलसीएम यहीं देख लें, है ना। तो ये 3x हो गया, इनका एलसीएम लेते हैं तो आएगा 13,
13 हम 13 चौको 52 और यहाँ पर माइनस के 25, 13 में से 52 में से 25 गए, तो 52 में से 25 गए तो आपके कितने बचे 27, कितने बचे 27। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 3x की वैल्यू आ गई आपकी 27/13 और ये 3 इसके बटे में जाएगा, 3 नाम ये 27 हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/13, ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आपकी -5/13। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर पहले का जो आखिरी सवाल है उसको देखते हैं। पहले तो ये सवाल सेट नहीं है, क्या दिया है आपको x/2 और 2/3y बराबर माइनस का 1, आगे दिया है x - y/3 बराबर 3। तो यहाँ पर इनके सबसे पहले इनके बटे को हटाते हैं। तो बटे को हटाने के दो तरीके हैं, एक तो आप एलसीएम ले लें, उससे हटाएं, या फिर उनमें जो एलसीएम आया उससे दोनों पक्षों में गुणा कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण एक ये वाला देखते हैं इसमें क्या है अब करके। अब आपको दिया x/2, क्या दिया x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेने से अच्छा आप 6 से गुणा कर दिए दोनों पक्षों में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एलसीएम 6 ही आएगा तो उससे गुणा कर दिए दोनों पक्षों में, 6 से गुणा करने पर है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट गुणा करके बता रहा हूँ। जैसे x/2 में आप 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर x/2 में आप 6 से गुणा करेंगे, 2 3 6 तो 3x बचेगा, तो यहाँ पर 3x बचा। इसमें 2/3 में अगर आप 6 से गुणा करेंगे, 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 बाय ये है तो ये हो जाएगा आपका 4y और बराबर यहाँ पर आप 6 से गुणा करेंगे तो ये -6 और इसको आप समीकरण 1 का नाम दे दीजिए, है ना। तो इस प्रकार आपका समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, ये वाला समीकरण दिया है तथा, यहाँ पर लिख दीजिए तथा करके, तथा दूसरा समीकरण क्या दिया x - y/3 बराबर 3, है ना। ये दूसरा समीकरण दिया। तो इस समीकरण में भी आप दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दो। किससे कर दो, दोनों एलसीएम ले लो वो भी हो जाता है और गुणा करके भी हो जाता है, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। किससे, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कर दो आप। तो ये इसमें x में 3 से गुणा होगा 3x होगा, इसमें 3 से गुणा होगा 3 से 3 कट जाएगा तो y अकेला बचेगा, और इसमें 3 से गुणा होगा 3 का 9, इसको दे दीजिए आप समीकरण 2, है ना। अब समीकरण 1 व 2 को आप ध्यान से देखें, समीकरण 1 व 2 को आप ध्यान से देखें कि x का गुणांक यहाँ भी 3 है और x का गुणांक यहाँ भी 3 है, मतलब इसमें कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, इनको डायरेक्ट घटा दो। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले। तो एक क्या दिया 3x + 4y बराबर -6, और अगला समीकरण दिया दूसरा वाला 3x - y बराबर 9। ठीक, तो ये समीकरण आपके 1 और 2 हो चुके हैं। अब इनको घटाएंगे, क्योंकि घटाने पर ही चिन्ह, क्योंकि 3x और 3x दोनों प्लस के हैं, तो अगर प्लस माइनस होते जोड़ देते, लेकिन प्लस के हैं तो घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर। ठीक है, तो ये 3x से 3x कट गया, 4y और y दोनों प्लस के, तो ये 5y हो गया बराबर 9 और 6 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर आपका -3 आ चुका है। ठीक है, अब इस y के मान को आपको रखना समीकरण 1 में। समीकरण 1 अपना ये है, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, है ना। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या, 3x + 4y, और y की जगह तो आपको रखना -3, तो 4y की जगह 4 × 3 हो जाएगा आपका 4y बराबर -6, है ना। अब इसको हल करते हैं तो ये आपका हो गया 3x -12 बराबर -6, या 3x बराबर 12 उस तरफ जाएगा तो -6 तो है ही पहले से, ये +12 हो जाएगा, और ये 6 बचेगा। 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 प्लस का, और x बराबर आपका आ जाएगा 2। तो इस प्रकार x का मान 2 आ गया, ये आंसर आ गया। y बराबर -3 यहाँ कर आप अतः करके भी लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 व y बराबर -3 है।
ये आंसर लिख दो। इस प्रकार भी आपको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहीं तक हल करें तो यहीं तक हल कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रश्नावली 3.3 के पहले के चारों क्वेश्चन रहे जो विलोपन विधि पर आधारित थे, और इस चारों क्वेश्चनों के साथ आपको विलोपन विधि क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और फिर उसी के आधार पर आपको समीकरण बनाना होगा। प्रश्न में आपको दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले की बात है, कि नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात है, नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। मतलब नूरी बड़ी है क्योंकि नूरी की आयु 3 गुनी थी सोनू से, है ना। उसके बाद लिखा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के दुगनी रह जाती। मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी रह जाती। दोनों की आयु आपको बताना। तो यहाँ पर ध्यान दें, हम दोनों की आयु पहले मान लेते। तो मानो यहाँ पर सॉल्व, माना कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः का मतलब जो पहले नाम लिखा उसकी पहले आयु क्रमशः x व y वर्ष है। ठीक है, ये हमने सबसे पहले मान लिया। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब आज से 5 वर्ष पहले, जैसे आज किसी की आयु 15 वर्ष है, 5 वर्ष पहले उसकी 15 - 5 होगी, मतलब 10 होगी। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर ध्यान दें कि प्रश्न अनुसार आपको क्या लिखना है, कि प्रश्न अनुसार आपसे बोल रहा है, प्रश्न अनुसार कि 5 वर्ष पहले, तो मतलब सोनू की आयु x थी और वो नूरी की आयु x माना था हमने, और 5 वर्ष पहले उसकी आयु x - 5 होगी, और इसकी आयु सोनू की आयु को हमने y माना था तो वो x - y होगी। इन दोनों की आयु को हम बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न के आधार पर आपको समझना है कि इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, वो प्रश्न में समझ के आपको पता चल जाएगा। कैसे? तो देखिए 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी है, x - 5, और सोनू को आयु कितनी, y - 5। अब आपको ये तय करना है कि इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो वो अपन प्रश्न में देख कर तय करेंगे। क्या लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, बात ध्यान रखना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु के तिगुनी थी। मतलब जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु के 3 होने के बराबर थी। तो इसका मतलब यही है कि नूरी बड़ी है। कितने, कौन बड़ी है, नूरी बड़ी है। तो अपन प्रश्न में क्या लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, ये है सोनू की आयु के तिगुनी थी। तो सोनू की आयु को तिगुना कर दिया जाए तो मतलब ये आपकी सोनू है और इसकी आयु को आप 3 गुना कर दें तो वो नूरी की आयु के बराबर आ जाएगी। प्रश्न में यही लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के तिगुनी थी। तो तिगुनी कर दी सोनू की आयु, नूरी की आयु के बराबर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम समीकरण तैयार करेंगे इससे। तो आपका समीकरण बनेगा x - 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे 3y और 3×5 आपका हो जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि x और 3 को आप इस तरफ ले आए तो 3y, और इधर आपका माइनस का 15 है, और ये 5 उस तरफ जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और ये आपका समीकरण 1 है। क्या है, x - 3y बराबर माइनस का 10, क्योंकि 15 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए आपको पुनः प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, मतलब पुनः प्रश्न अनुसार जो जानकारी दी है उस पर बात करनी होगी। ठीक है, अब पुनः प्रश्न अनुसार में लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात जैसे ही देखा तो आप एक काम करें, नूरी की आयु की भी 10 वर्ष पश्चात लिख लें और सोनू की आयु भी 10 वर्ष पश्चात, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह पहले ही लगा के रख लें, क्योंकि लिखा है क्या, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के दुगनी रह जाएगी। तो देखो नूरी बड़ी है और सोनू छोटी है, तो इसका मतलब 10 वर्ष पश्चात हो या 20 वर्ष पश्चात हो, नूरी हमेशा बड़ी रहेगी और सोनू हमेशा छोटी रहेगी। तो यहाँ पर हमको पता है कि ये वाला मान बड़ा है और ये छोटा है, तो ये इसके दुगने के बराबर होगा। ये आपको प्रश्न में दिया तो हम इसका दुगना कर देंगे। मतलब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु को अगर दुगना कर दिया जाए तो 10 वर्ष पश्चात वो नूरी की आयु के बराबर आ जाएगी। इससे हम समीकरण 2 बना लेंगे। तो आपका समीकरण 2 आप ऐसा बनेगा, x + 10 बराबर 2y + 20। अब इसको हल करेंगे तो ये x और y वालों को इस तरफ ले आएंगे 2y, और इधर हो जाएगा आपका 20 - 10। तो आपका x का मान आएगा x - 2y बराबर 10। समीकरण 2 आपका बन के तैयार।
अब समीकरण 1 व 2 को आपको विलोपन विधि से हल करना है, तो अब हम देखते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिख लो। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y। यहाँ पर ध्यान दें कि समीकरण 1 व 2 का हल संभव है ना, क्योंकि हल संभव है, क्योंकि ये अद्वितीय हल है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि यह अद्वितीय हल है, उसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर लेते हैं। अब x माइनस 3y बराबर आपको क्या दिया है, 10 माइनस का, ये तो पहला। और दूसरा क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। अब इन दोनों समीकरण में x के गुणांक वैसे ही बराबर हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट घटाने पर। आपने घटाने पर लिखा तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये फिर से माइनस का हो चुका है। तो यहाँ पर ये x है और ये x है, ये तो कट गया। और प्लस का 2 है और माइनस का 3y है, तो माइनस का y बचेगा यहाँ, और ये माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपके जो y का मान है वो क्या आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा, 20 वर्ष। और y हमने किसको माना था, y हमने माना था किसको, सोनू को। तो मतलब सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष। अब इस मान को आप रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y। तो x माइनस 3y, y की जगह आपको 20 रखना है, बराबर माइनस का 10। यही है समीकरण 3। अब इसको आप हल करेंगे तो x माइनस 3y मतलब ये 60 हो जाएगा, बराबर माइनस का 10। और उसको उस तरफ ले जाएंगे तो आपका x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 60। तो x बराबर आपका हो जाएगा 50। ये x का मान 50 आ गया। मतलब x हमने नूरी की आयु मानी थी जो कि 50 वर्ष है, और 20 वर्ष किसकी आयु मानी थी, 20 y किसकी मानी थी, सोनू की आयु जो कि 20 वर्ष है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे अतः नूरी और सोनू की आयु क्रमशः, नूरू की आयु 50 वर्ष, 50 व 20 वर्ष है। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर आप इसको लिख लीजिए। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न नंबर तीसरा है, इसके द्वारा हम एक नए कॉन्सेप्ट से परिचित होंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। जैसे कुछ संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आपको लिखा 32, 43, 52 और 65, इस प्रकार की ये कुछ संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणित, क्या लिख सकते हैं, 10 गुणित 3 प्लस 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणित 3 प्लस 2, या 10 गुणित 3 प्लस 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 32 है, इसको 10 गुणित 3 प्लस 2 भी लिखा जा सकता है ना। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 32 10 गुणित 3 प्लस 2। अगर 43 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणित 4 प्लस 2। ठीक है, 43 है, इसको 10 गुणित 4 प्लस 2, मतलब 10 के गुणा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि यह 2 अंकों की है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणित 5 प्लस 2, है ना। इसको 43 है तो यहाँ प्लस 3 आएगा, है ना, प्लस 3। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको 10 गुणित 6 प्लस 5 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, मतलब 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उनको इस रूप में आप लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, इस रूप से मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे ये 32 है, ये 32 है, इसमें 2 अंक हैं, एक तो 3 है और एक 2 है। तो आप दो अंक है, इसको आप बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, जो 2 है उसको आप इकाई का अंक बोलते हैं, और जो आपका 3 है वही क्या है, दहाई का अंक है, दहाई का अंक है ना। 2 3 क्या है, इकाई, 2 क्या है, इकाई का अंक, और 3 क्या है, आपके दहाई का अंक। तो आप ध्यान दें कि हमने किया क्या है कि 10 गुणित 3 लिखा है, तो हमने है यहाँ पर ये संख्या है तो इसकी जगह आप लिख दीजिए संख्या। एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं हम, फार्मूला क्या है वो आप ध्यान दें कि संख्या बराबर होता क्या है, 2 अंकों की संख्याओं की बात हो रही है ना यहाँ पर। 10 गुणित क्या है, 10 गुणित 3, तो 10 तो 2 अंकों की संख्या में सब में 10 है, मतलब जो 2 अंकों की संख्या है उसमें 10 तो आना तय है। इसके बाद लिखा 10 गुणित 3, तो 3 क्या है आपका दहाई का अंक, मतलब 10 गुणित दहाई का अंक, 10 गुणित मतलब 10 गुणित दहाई का अंक
प्लस इकाई का अंक। तो मतलब जो दो अंकों की जो संख्या होती है उसको इस रूप में लिखा जा सकता है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, अब एक बात और आप समझें, यदि दहाई के अंक और इकाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए, दहाई के अंक और इकाई के अंक को अगर आप आपस में बदल दें, देखिए आप देखें, हम देखते हैं कि संख्याओं को पलटने के बाद क्या होता है। पलटने के बाद ये होता है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक बन जाता है और जो दहाई का अंक है वो आपका इकाई का अंक बन जाता है। जैसे 32 को ही हम पलट दें तो ये क्या हो जाएगा आपका 23, तो ये आपका अब क्या हो गया दहाई का अंक, दहाई का अंक हो गया ये, और ये हो गया इकाई का अंक। ठीक, अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे, इस संख्या को आप ऐसे लिखेंगे 10 गुणित 2 प्लस 3, मतलब ये अब 2 आपका इकाई का अंक हो गया जो कि इस समय दहाई का अंक था। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर संख्या को पलटेंगे तो इकाई का अंक और दहाई का अंक इस फार्मूले में बदल जाएगा। केवल मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। इसके बाद हम आइए इस सवाल पर ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दें। तो सवाल देखें, सवाल क्या बोल रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या है ना, क्या है, 2 अंकों की संख्या है कि अंकों का योग कितना है 9, मतलब जो इकाई के अंक और दहाई के अंक हैं उनका योग कितना है 9 है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, तो सबसे पहले हम उन अंकों को x और y के रूप में मान लेते हैं कि माना अंक क्या है। तो यहाँ पर लिखें सॉल्व माना 2 अंकों की संख्या के इकाई व दहाई का अंक, इकाई व दहाई का अंक क्रमशः x व y है। ठीक है, क्रमशः का मतलब ये है कि 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ठीक है, अब हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया है कि दोनों अंकों का योग कितना है 9 है। सबसे पहले तो हम x और प्लस y बराबर 9 लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों अंक क्या है x और y है, तो उनका योग कितना है 9। तो आपका पहला समीकरण ही बन गया x प्लस y बराबर 9, आपका समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 बनाने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि 2 में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब समीकरण 2 की बात हम ध्यान दें कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है। 2 अंकों की संख्या बराबर आप क्या होती है, अभी मैंने आपको सूत्र बताया था कि 2 अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या अभी मैंने बताया था, तो उसको आप ध्यान रखें। क्या बताया था कि 10 गुणित क्या होता है, 10 गुणित इकाई का अंक 10 गुणित दहाई का अंक है ना, इकाई का अंक नहीं दहाई का अंक। यहाँ पर ध्यान दें 10 गुणित दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या बराबर क्या होती है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो इकाई के अंक और दहाई के अंक के जो माने हैं उसके आधार पर हमारी संख्या क्या होगी, तो हम लिख देते हैं कि अब संख्या बराबर क्या होगी, तो संख्या बराबर क्या होगी 10 गुणित दहाई का अंक, और दहाई का अंक हमने क्या माना, दहाई का अंक क्या है y है, क्योंकि हमने क्या लिखा 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक व दहाई का अंक क्रमशः x और y, तो ये आपका इकाई का अंक होगा, यही है दहाई का अंक। तो 10 गुणित y मतलब 10 इंटू y प्लस x, इकाई का अंक क्या है x। तो आपकी जो संख्या है वो सूत्र के आधार पर 10y प्लस x हो चुकी है ना। अगर x और y के मान पता होते तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मान रख देते तो हमारी संख्या निकल जाती। अब हम संख्या के अंकों को पलटते हैं। अंकों को पलटने पर संख्या क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी वो कुछ इस आधार पर बनेगी, संख्या बराबर पलटने पर संख्या क्या होगी 10 गुणित इकाई का अंक और दहाई का अंक आपस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक, क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, मतलब यहाँ पर आता था आपका दहाई का अंक, तो वो दहाई का अंक की जगह अब आप इकाई का अंक आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा दहाई का अंक। तो ये संख्या पलटने पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको प्रश्न में ध्यान देना, प्रश्न में क्या लिखा, प्रश्न थोड़ा पुनः प्रश्न अनुसार लिख देते हैं, पुनः प्रश्न अनुसार आप बात करें
तो प्रश्न में आपको दिया है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब जो दी गई संख्या उसका 9 गुना, तो 9 गुना कर दो दी गई संख्या का 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, क्योंकि आपकी जो संख्या है वो 10y प्लस एक्स है। पलटने के बाद जो नई संख्या आई वो ये है, तो यहाँ पर इसको नई संख्या और लिख देना है ना, पलटने के बाद जो नई संख्या आई वो। तो इस संख्या का 9 गुना मतलब जो संख्या है, जो मूल संख्या है उसका 9 गुना गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो जो अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो पलटने पर जो संख्या बनी वो 10x प्लस y बनी, इसके 2 गुने के बराबर है। तो ये आपका समीकरण बनकर तैयार हो गया। ये बात आप समझ गए कि जो संख्या है उसका 9 गुना पलटने के बाद जो संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर। अब इसको हल करके आप समीकरण बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, तो आपका समीकरण किस प्रकार बनेगा, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक, तो ये आपका समीकरण बन गया। और इस समीकरण को आप ध्यान से देखें कि ये x और y के ही रूप में है, इसमें अचर पद नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर ध्यान दें कि आपका समीकरण 90y है, तो हम 2y को इधर ले आते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2y को आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 88y, और x को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 11x बराबर 0। बात समझ गया। ये 90y था और ये 90y था, और इसमें से अगर 2y इस तरफ ले आएंगे तो ये 88y बचेगा, और ये 9x था और 20 को इधर ले आएंगे तो 20 माइनस का हो जाएगा, तो आपका 11x बनेगा। अब इस समीकरण में आप दोनों पक्षों में 11 से भाग दे देंगे, तो ये आपका 11 8 88 और 11 एकम 1, और ये आपका समीकरण 2 बन के तैयार है। अब समीकरण 1 व 2 से आप हल कर सकते हैं सवालों को। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को एक साथ हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना। तो समीकरण 1 क्या है, तो आप करके लिख दो। अब समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। ये तो समीकरण 1 है, आपको पता है। समीकरण 2 क्या है, 8y माइनस एक्स बराबर, तो यहाँ पर x के नीचे हम x लिख लेते हैं, तो ये आपका माइनस का x हो गया पहले, और प्लस का 8y हो गया। ये प्लस का क्या हो गया, 8y हो गया, और बराबर में आपका 0 है, और ये दोनों समीकरण हैं। अब इन दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखें कि x के गुणांक यहाँ पर समान हैं और उनके चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस और एक माइनस के है, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ने पर, यहाँ पर लिख दीजिए जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये माइनस का, जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलाते नहीं, घटाने पर बदलाते हैं। तो ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो ये वैसे ही कट जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस के दिए जुड़ जाएंगे, तो आपका 9y हो जाएगा। वो 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पर y बराबर आपका 1 आ जाएगा। y का मान 1 आ चुका, y का मान 1 मतलब y हमने क्या माना था, दहाई अंक, मतलब दहाई अंक आपका 1 हो चुका। अब इसके बाद समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं, समीकरण 1 से, क्योंकि दोनों अंकों का योग कितना 9 है, तो एक अंक अगर 1 है तो दूसरा 8 हो जाएगा। समीकरण 1 से हम देखें कि x प्लस वाई बराबर, समीकरण 1 क्या था, 9 था, तो y की जगह तो आप 1 रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा आपका 8। तो ये आपके इकाई और दहाई के अंक आ चुके हैं। अब हम संख्या लिखते हैं। संख्या क्या, तो संख्या बराबर आपकी ये है, ये आपकी क्या है, संख्या है। तो इसमें आप मान रख दीजिए, आप x और y की, तो आपकी संख्या निकल आएगी, तो आप यहाँ लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर क्या थी, ये थी 10y, क्या थी, पलटने के बाद नहीं लिखना, पलटने से पहले वाली संख्या 10y, तो 10 और y की जगह आपको 1 लिखना, और प्लस 10y प्लस x, तो x की जगह आपको 8 लिखना। तो आपकी संख्या हो गई 10 प्लस 8 हो गई, मतलब संख्या आपकी आ चुकी है 18। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर आपको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आपकी जो मूल संख्या है वो क्या है, 18, क्या है, 18 है, और अगर आप इसके अंक पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। तो प्रश्न में क्या दिया था कि मूल संख्या का 9 गुना, मतलब 9 गुणित 18 बराबर है 2 गुने पलटने के बाद जो संख्या उसके। तो अगर 18 नंबर आप गुणा करेंगे तो 162 आएगा, और 81 का दोगुना क्या होता है, 162 होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर, मतलब आपका आंसर सही है। इस प्रकार आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो इसकी चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगली वीडियो में देखते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल